नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा, दिशा रवि पर राजद्रोह का केस नहीं बनता। बीजेपी ने पुडुचेरी में की तोड़फोड़, अल्पमत में आई कांग्रेस सरकार। कुमार स्वामी का आरोप, चंदा न देने वालों के घरों को चिन्हित कर रहा संघ। क्रिकेटर वसीम जाफर को सांप्रदायिक बताने वाले कांड की जांच के आदेश। बांग्लादेशी ब्लॉगर अभिजीत की हत्या के मामले में 5 को मौत की सजा। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। तो सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग के जिस टूल किट के बहाने 3 सामाजिक व पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, उसे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज दीपक गुप्ता ने क्लीन चिट दे दी है। उनका कहना है कि इस टूल किट में कुछ भी आपत्तिजनक, हिंसक या भड़काऊ नहीं है। इसकी सामग्री को राजद्रोह से तो जोड़ा ही नहीं जा सकता है। जस्टिस गुप्ता ने एनडीटीवी से कहा, देश के हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार का विरोध करने का अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि दिशा रवि और उनसे जुड़े दूसरे लोगों को गिरफ्तार करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि टूल किट के आधार पर दिशा रवि व दूसरे लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मामला बनता ही नहीं है। उन्होंने राजद्रोह के प्रावधानों के बारे में कहा कि औपनिवेशिक शासकों ने भारत पर ब्रिटिश हुकूमत बरकरार रखने के लिए राजद्रोह कानून बनाया था। आज उसका कोई रेलिवेंस नहीं है, वो प्रासंगिक नहीं है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि की गिरफ्तारी की प्रक्रिया में खामियां बताने वालों को गलत ठहराया है। मंगलवार को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि गिरफ्तारी में कोई कमी है, वो बिल्कुल गलत हैं। उन्होंने कहा, कानून 22 साल और 50 साल की उम्र में कोई अंतर नहीं करता। कोर्ट ने गिरफ्तारी को सही मानते हुए दिशा को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है, ये पुलिस कमिश्नर का कहना है। लेकिन बहुत साफ है, टूल किट को अगर आप भी देखेंगे तो उसमें कहीं भी एक भी पंक्ति, एक भी लाइन ऐसी नहीं मिलेगी जिसके आधार पर आप कहें कि इन नौजवानों ने इस टूल किट को बनाने में कोई किसी तरह का सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ कोई देशद्रोह करने जैसी कोई हरकत की है या इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने जैसी कोई बात कही है। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं था। लेकिन आंदोलनजीवियों से, आंदोलनकारियों से केंद्र सरकार को खासी चिढ़ है। इसलिए इस तरह के आंदोलनकारियों को निशाना बनाना था, उनको सबक सिखाना है, उनको प्रताड़ित करना है ताकि दूसरे आंदोलनकारी खामोश और चुप बैठ जाएं। तो राजद्रोह का मसला सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले कह चुकी है कि जब तक कोई हिंसक गतिविधि नहीं होती है, आपने बोलकर भी अगर कुछ कहा है तो उसको भी राजद्रोह की श्रेणी में नहीं लाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहा एक तरफ और हमारी दिल्ली पुलिस जो कि सर्वज्ञ है उसका कहा एक तरफ। ये कानून के कसौटी पर उसका केस टिकेगा ही नहीं। लेकिन वो भी जानती है कि ये कानून के जब अदालतों में जाएगा तो ये टिक नहीं पाएगा। लेकिन चूंकि ये ऊपर से आदेश हैं कि सबक सिखाना है, तो अगर दिशा रवि और उसके जैसे लोगों को 4 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल जेल में रखा गया, उसी से उनके हौसले तोड़ दिए जाएं, ये सरकार की योजना है। तो उसी योजना के तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है। और दिल्ली पुलिस की भूमिका तो उस पर अब बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं। हम लोग पिछले 4-5 सालों से लगातार देख रहे हैं, जेएनयू, जामिया, दिल्ली दंगे वगैरह वगैरह, हर जगह वो इसी तरह से काम कर रही है। निर्दोष लोगों को पकड़ती है, जेल में बंद रखती है और उनकी जमानत नहीं होने देती है। अब देखते हैं कि दिशा रवि के मामले में अदालत क्या कहती है। वो जो उसने दलील दी है कि अदालत ने उसे रिमांड पर भेजा, जबकि उसके वकील को ये तक नहीं बताया गया कि किस अदालत में ये पेश हो रही हैं। यानी उसकी पैरवी नहीं हुई और उस जज ने भी मूर्खतापूर्ण ढंग से उसे रिमांड पे भेज दिया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आम जनता इनको समझती नहीं है और गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा में आकर इन्हें देशद्रोही, राजद्रोही वगैरह वगैरह मान लेती है। लेकिन सरकार का ये एक सुनियोजित अभियान है अपने विरोधियों को कुचलने का, आंदोलनकारियों को कुचलने का। अगली खबर लेते हैं। पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के
को जोरदार झटका लगा है। पार्टी के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इस वजह से 30 सदस्यों वाली पुडुचेरी की विधानसभा में कांग्रेस के नेतृत्व वाली वीर नारायण स्वामी सरकार अल्पमत में आ गई है। कांग्रेस के पास 15 विधायक थे, लेकिन अब ये संख्या 11 रह गई है। डीएमके के 2 विधायक उसके साथ हैं, लेकिन फिर भी बहुमत के लिए जरूरी 16 विधायकों से उसके पास 3 विधायक कम है। हालांकि 4 विधायकों के इस्तीफे से सदन की जो प्रभावी संख्या है वो घटकर 26 हो गई है और कांग्रेस ठीक आधे के आंकड़े पर खड़ी है। इन 4 विधायकों में से 2 विधायकों ने पिछले महीने 25 जनवरी को इस्तीफा दिया था। एक विधायक ने सोमवार को और एक विधायक ने मंगलवार को इस्तीफा दिया। ये सियासी घटनाक्रम तब हुआ है जब पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को पुडुचेरी के दौरे पर आने वाले हैं। राज्य में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले 4 विधायकों के कांग्रेस पार्टी छोड़ने से सत्ता में वापसी उसकी मुश्किल हो सकती है। इस्तीफा देने वाले विधायकों में ए नमशिवायम, ई थियप्पयंजन, मल्लाडी कृष्णाराव और जॉन कुमार शामिल हैं। इनमें से ए नमशिवायम, ई थिप्पयंजन बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ए नमशिवायम का जाना कांग्रेस के लिए ज्यादा बड़ा झटका था क्योंकि वो पुडुचेरी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। वहीं बीजेपी इस बार केरल, तमिलनाडु के साथ ही पुडुचेरी में भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। एआईएडीएमके के राज्य में 4 विधायक हैं, जबकि एआईएनआर कांग्रेस के 7 विधायक हैं। तो ये बीजेपी जो विभिन्न राज्यों में तोड़ फोड़ करके सरकार को गिराने और अपनी सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रही लगातार, उसमें उसे काफ़ी हद तक सफलता भी मिल रही है। हालांकि ये सरासर अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, लेकिन उसने इसे अपनी राजनीति का हिस्सा बना लिया है और पुडुचेरी में भी 4 विधायक तोड़कर उसने कांग्रेस पार्टी की चुनाव के पहले मनोबल तोड़ने की कोशिश की है और अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की है। इसका कितना असर पुडुचेरी के चुनाव पर पड़ेगा, मतदाताओं पर पड़ेगा, ये तो हमें उसके नतीजे से ही पता चलेगा। लेकिन दक्षिण के राज्यों में बीजेपी ज्यादा घुसपैठ नहीं कर पा रही है सिवाय कर्नाटक के। तो अब वो जहां भी जैसे भी साम दाम दंड भेद से कोशिश कर रही है, और पुडुचेरी चूंकि छोटा सा प्रदेश है और वहां पर 30 विधायक ही चुने जाने हैं, तो वहां तोड़ फोड़ करके अपनी सरकार अगर वो बना लेती है तो ये उसके पास कहने का हो जाएगा कि अब दक्षिण के 2 राज्यों में हमारी सरकार है। तो इस पूरी रणनीति का यही एक लक्ष्य दिख रहा है। अगली खबर लेते हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने एक के बाद एक ट्वीट करके आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस उन लोगों के घरों को अलग अलग तरीकों से चिन्हित कर रही है जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दे रहे हैं और जो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा ही है जैसे जर्मनी में नाजियों ने किया था, जब लाखों लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी थी। उन्होंने पूछा कि ऐसी बातों से देश कहां जाएगा। कुमारस्वामी ने दावा किया कि आरएसएस का जन्म ठीक उसी समय हुआ जब जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना हुई। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया इस तरह की चिंताएं हैं कि अगर आरएसएस नाजियों की तरह ही नीतियां लागू करेगा तो क्या होगा। देश में अब लोगों के मूलभूत अधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि देश में अघोषित आपातकाल है क्योंकि लोग खुलकर अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं। वहीं आरएसएस ने उनके बयान पर कहा है कि ये बयान इस बयान का जवाब देने लायक नहीं है। बता दें कि राम मंदिर के चंदे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल दूसरी तरह का मामला है। इसमें एक तरह से विभाजन करने का मामला है, सामाजिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर और रणनीतिक स्तर पर, कि जिन्होंने चंदा दिया है वो हमारे साथ हैं, जिन्होंने चंदा नहीं दिया है वो हमारे शत्रु हैं। और अगर इस तरह से सेग्रीगेशन किया जा रहा है, बंटवारा किया जा रहा है, तो आगे चलकर जो हमारे साथ नहीं हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाए, उनसे कैसे निपटा जाए, उनको कैसे दबाया कुचला परेशान किया जाए, प्रताड़ित किया जाए, इसकी भी योजना होगी। जर्मनी का जो हवाला दिया है कुमारस्वामी ने, वो वहां पर इसी तरह से जो गेस्टापो था, जो कि
जर्मनी की स्टेट सीक्रेट एजेंसी थी, पुलिस थी, वो इसी तरह से काम करती थी और उसने नागरिकों को भी इसमें शामिल कर लिया था। तो यहूदियों को, विरोधियों को, कम्युनिस्टों को टारगेट करने के लिए हिटलर ने इसी तरह से क्रॉस के चिन्ह बना दिए जाते थे घरों में कि ये ऐसे लोगों के हैं जो निशाने पर हैं, जिन पर नज़र रखी जानी है। और उसके बाद जो कुछ हुआ हम सब जानते हैं कि 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को मारा गया और तकरीबन 20 से 25 लाख दूसरे लोग इस हिटलर के अभियान में मारे गए। तो क्या भारत में भी उसी तरह की पटकथा लिखी जा रही है? ये प्रश्न उठाता है इस तरह से चिन्हित करने का, क्योंकि इस तरह से चिन्हित करने की खबरें और भी प्रदेशों से आती रही हैं। तो ऐसा लगता है कि देशव्यापी अभियान चल रहा है। ये भी बता दें कि गुजरात में गोधरा कांड के बाद जो दंगे हुए थे, उसके बाद वहाँ के मुसलमानों को भी इसी तरह से चिन्हित किया गया, अलग थलग किया गया और उनको तरह तरह से प्रताड़ित भी किया गया। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर इस तरह का कोई प्लान बीजेपी के पास है, आरएसएस के पास है, तो हम कह नहीं सकते हैं। ये आरोप है, कुमार स्वामी कह रहे हैं। अगर कर्नाटक में ये चिन्ह लगाए जा रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। भले ही हम उसे जर्मनी से न जोड़ें, नाजियों की कार्रवाई से न जोड़ें, हत्याओं और दमन से न जोड़ें, लेकिन ये विभाजन की रेखा खींचना ही अपने आप में एक बहुत ही आपत्तिजनक है और इसका नोटिस लिया जाना चाहिए, इसका विरोध किया जाना चाहिए। अगली खबर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पूर्व क्रिकेट कोच वसीम जाफर को लेकर उठे विवाद की जांच के आदेश दिए हैं। जाफर पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम का माहौल सांप्रदायिक कर दिया और वो मुस्लिम खिलाड़ियों को अधिक तरजीह देते थे। जाफर ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया था, जिसके बाद उत्तराखंड क्रिकेट संघ बचाव की मुद्रा में आ गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर दर्शन सिंह रावत ने कहा है कि CAU के अधिकारियों से बात करने के बाद ही मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश जारी किए हैं। वसीम जाफर ने प्रबंधन से मतभेदों के चलते कोच पद से इस्तीफा दे दिया था, मगर उसके बाद उन पर यह सांप्रदायिकता के आरोप मढ़ दिए गए थे। विवाद के बाद अनिल कुंबले, मनोज तिवारी, डी गणेश और इरफान पठान जैसे कई खिलाड़ियों ने वसीम जाफर का समर्थन भी किया। बाद में उत्तराखंड क्रिकेट के अधिकारी भी वसीम जाफर के समर्थन में बयान देते नजर आए। इसमें उत्तराखंड क्रिकेट संघ के सचिव माहिम वर्मा भी शामिल हैं। उन्होंने BBC से बातचीत में वसीम जाफर पर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा, मुझे भी इस बारे में जानकारी अखबार से मिली और ये पूरी तरह से निराधार है। अगर वसीम जाफर इस तरह के शख्स होते तो उन्हें मैं कोच के रूप में लेकर ही क्यों आता। वो ऐसे शख्स नहीं हैं। महिम वर्मा ने कहा कि ऐसे किसी भी आरोप को ना तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा और ना ही कानों से सुना है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास वसीम जाफर के खिलाफ खिलाड़ियों या सपोर्ट स्टाफ की तरफ से कभी किसी तरह की कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। तो इस मामले की जांच बनती है कि अगर उत्तराखंड क्रिकेट संघ के पदाधिकारी ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी, तो फिर ये आरोप क्यों उछाले गए वसीम जाफर पर, वो भी तब जब उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था और वो अपने काम से चले गए थे, अलग हो गए थे उससे। हाँ, ये उन्होंने आरोप जरूर लगाए थे कि उत्तराखंड क्रिकेट संघ में खिलाड़ियों के चयन में धांधली हो रही है, भाई भतीजावाद हो रहा है और जो वास्तविक अच्छे खिलाड़ी हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। बल्कि उन्होंने सफाई में ये भी कहा था कि उन्होंने जिसके नाम की सिफारिश की थी क्रिकेट के कैप्टनशिप के लिए वो हिंदू था और संघ ने जिसे चुना वो मुस्लिम था। तो अगर वो मुस्लिम परस्त होते, सांप्रदायिक होते तो मुसलमानों के नाम सजेस्ट करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो पूरा मामला जो है इस तरह से गंदला गया। अब ये पता करना जरूरी है क्योंकि ये क्रिकेट को लांछित कर रहा है। क्रिकेट में भी उसी तरह की सांप्रदायिकता भरने की कोशिश कर रही इस तरह की हरकतें, और जाहिर है कि ये बीमारी बढ़ती जाएगी। तो जांच होनी चाहिए और जिन्होंने इस तरह की हरकत की है उनको दंडित भी किया जाना चाहिए। और आज की अंतिम खबर लेते हैं। बांग्लादेश के जाने माने ब्लॉगर अभिजीत रॉय की हत्या के मामले में ढाका की एक अदालत ने 5 लोगों को मौत की और 1 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अभिजीत रॉय ने
विज्ञान, नास्तिकता और धर्म को लेकर कई किताबें लिखी थी। वे एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म मुक्त मन के संस्थापक थे। उनकी हत्या 2015 में कर दी गई थी। उस वक्त धर्मनिरपेक्ष मानने वाले और नास्तिकता का झंडा उठाने वाले कई लेखकों और प्रकाशकों की हत्या कर दी गई थी। अभिजीत को ढाका के एक पुस्तक मेले से निकलते ही मार डाला गया था, जिसके बाद बांग्लादेश में काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, लेकिन लेखकों और प्रकाशकों की हत्याओं का सिलसिला थमा नहीं था। उसी साल 2015 में इसी तरह से 5 ब्लॉगर, लेखक, प्रकाशकों की हत्या कर दी गई थी और इन सभी हत्याओं की जिम्मेदारी अलग अलग आतंकवादी गुटों ने ली थी। इनकी हत्या का विरोध बांग्लादेश के बाहर भी पहुंचा। अभिजीत रॉय की हत्या के बाद तो अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की एक टीम ने बांग्लादेश का दौरा भी किया था, क्योंकि अभिजीत एक अमेरिकी नागरिक थे। तो मामला यह है कि 2015 के आसपास वहाँ एक लहर सी आई थी और इस तरह के लोगों को टारगेट किया जा रहा था, जिसमें अभिजीत रॉय भी हैं, जो कि किसी भी तरह के कट्टरपन के खिलाफ थे और उनके ब्लॉग से नाराज होकर उनको टारगेट किया गया था। लेकिन अच्छी बात यह रही कि उसके बाद बांग्लादेशी सरकार ने ऐसे संगठनों पर और ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाई, उन पर रोक लगाई और इन हत्यारों को पकड़ के, और ये अच्छी बात है कि 5 साल के अंदर, 5 साल में उन अपराधियों को दंड देने की घोषणा भी हो गई। आप इसकी जरा तुलना हिंदुस्तान से कीजिए, जहां पिछले 6-7 सालों में कितनी मॉब लिंचिंग के केसेस हुए हैं, कितने लोगों को इस तरह से मारा गया है। कर्नाटक में गौरी लंकेश की हत्या की गई, 4-5 दाभोलकर, पानसारे और इस तरह से लोगों की हत्याएं की गई हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी किसी एक शख्स को सज़ा नहीं मिली है, बल्कि उनके बचाव में सरकारें खड़ी हैं, संगठन खड़े हैं, राजनीतिक दल खड़े हैं और उनको रोक रहे हैं। और आप उस घटना का भी याद कीजिए कि बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ, हजारों लोग उस दंगे में मारे गए, रथ यात्रा के दौरान आडवाणी की मारे गए, लेकिन वो सारे जो दोषी थे वो निर्दोष बनाकर छोड़ दिए गए, मुक्त कर दिए गए। तो ये एक बांग्लादेश में जो परिवर्तन आया है कि कट्टरपन से वो बांग्लादेश धीरे धीरे निकल कर अब प्रगति की तरफ है और उसकी जो GDP ग्रोथ रेट है वो भारत से कहीं बेहतर हो गई है। वहाँ जो जनता का जीवन स्तर है वो भारत से बेहतर हो रहा है। तो ये एक परिवर्तन बांग्लादेश में हो रहा है और हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। हम पाकिस्तान की नकल करके पाकिस्तान बनने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आज की ये थी खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।